ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, डॉक्टर, क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं और छोड़ना है नहीं कुछ भी। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोड़ते हुए निकल जाते हैं, बच्चों को लगता है कि भाई हो गया हमारा सारा, लेकिन चीजें पढ़ने लग जाओ तो बहुत सारी चीजें हैं, सब इंपॉर्टेंट लगती हैं कि भाई ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है ना। तो नेक्स्ट टाइम से स्लाइड्स के थ्रू पढ़ेंगे, वो स्लाइड्स का आपको या तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया करूंगा या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा, बाद में उसका अपना नोट्स बना लीजिएगा। अपने हाथ से नोट्स बनाना ज़्यादा जरूरी है, ताकि वो चीज़ें आपके हाथ से लिखी होंगी तो आपको जल्दी याद होंगी, और लिखते समय भी काफ़ी कुछ दिमाग में जाता है, ये ध्यान रखना है, इसलिए लिखना जरूरी होता है। चलिए, अब डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का अगर समय देखेंगे आप तो इनका टोटल, इनकी अपनी जो समय अवधि है, इनका जो जन्म और मृत्यु का समय है वो है 1851 से 1941। 1851 से लेके 1941 तक इनका जीवन काल है। ठीक है, ईस्वी में हम बात कर रहे हैं। स्थान इनका क्या है, तो डबलिंग में, ये डबलिंग इनका क्या है, स्थान है। ठीक है, आयरलैंड में पड़ता है, तो डबलिंग कहाँ पे है, आयरलैंड में, यहीं के रहने वाले हैं ये। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करें, इसमें से 99 लाने भी हैं, बिल्कुल। 90 एक किसके लिए छोड़ना है ना, एक ऐसे ही छोड़ देना है ना, शुभ के नाम पे, बढ़िया है। ये इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी थे। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है कि ये क्या थे, आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, यानी कि इंडियन सिविल सर्वेंट थे ये। इंडियन सिविल सर्विस, आप जानते हो कि जितने भी विदेशी लोग थे उनको जनरली अपॉइंट किया जाता था, भारतीयों को अपॉइंट नहीं किया जाता था। कौन था पहला भारतीय जो इंडियन सिविल सर्विस के रूप में सेलेक्ट हुआ था, कोई बताना चाहे, इतिहास का प्रश्न है आपके जनरल नॉलेज का। भारतीय व्यक्ति कौन था जिसको इंडियन सिविल सर्विस में पहली बारी लाया गया था, ज्वाइन कराया गया था, जो सेलेक्ट हुए थे, बताइए। ठीक है, और इसके अलावा देखो इनका एक योगदान बड़ा अच्छा सा है, इसको आप लिख लीजिएगा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उसके प्रणेता इनको माना जाता है, मतलब इन्होंने ही उसका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा जो शुरुआत है वो की थी, है ना। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत किसने की थी, इन्होंने ही की थी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछेगा लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रणेता कौन थे, तो कई बार पूछा जाता है ये, तो हम कहेंगे कि भाई जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रणेता कौन थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। ठीक, तो ये भी हमको याद रखना पॉइंट इनके बारे में। इसके बाद इनको जो है जो भारत में नौकरी थी इनकी कहाँ पे थी मोस्टली, तो बिहार प्रदेश में थी। बिहार प्रदेश में ये क्या थे, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बनाए गए थे। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, मतलब स्कूलों की व्यवस्था जो है, शिक्षा विभाग में काम करते थे ये, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में। आईसीएस के रूप पदाधिकारी थे और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में काम करते थे। जो प्रश्न मैंने आप सबसे पूछा था वो बताया नहीं आपने किसी ने, है ना, कि भारतीय व्यक्ति कौन था जिसको कि पहली बार आईसीएस में चुना गया था, तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, ध्यान रखिएगा। कौन थे, सत्येंद्र नाथ ठाकुर, सर्च करिएगा। ठीक, सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे, सर्च कर लीजिएगा आप लोग। पहले व्यक्ति थे जिनको कि इंडियन सिविल सर्विस में शामिल किया गया था, प्रथम भारतीय आईसीएस, प्रथम भारतीय आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विस थी विदेशी शासनकाल में, उसमें। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद इनके कुछ और प्रमुख ग्रंथ क्या हैं वो आप चाहो तो लिख सकते हो पहले। उसके बाद जो है हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन ग्रंथ इनके लिख लीजिए। एक तो इन्होंने लिखा था, देखो, उत्तर बंगाल के लोकगीत 1877 ईस्वी में। ठीक है, अन्य ग्रंथ इनके जो हैं उनके बारे में थोड़ा सा लिख लो आप। इनके अन्य ग्रंथ क्या है, देखो, उत्तर बंगाल के लोकगीत, उत्तर बंगाल के लोकगीत। ठीक है, एक तो ये रचना इन्होंने लिखी, ये लिखी 1877 ईस्वी में, 1877 में। अंग्रेजी है बेटा, इनकी लैंग्वेज अभी आते हैं ना, अभी तो हमने बात ही नहीं की। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम इनकी रचना के बारे में जब बात करेंगे, ठीक है, तब उसकी बात करेंगे, जब हम बात करेंगे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में जो आई, तब हम उस पर बात करेंगे कि उसमें क्या भाषा थी, उसकी क्या कितने कवि थे, क्या थी, है ना। अभी तो हम सिर्फ इनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो उसकी लैंग्वेज पे अभी हम नहीं आ रहे हैं, वो तो इंग्लिश में लिखी हुई है, आपको पता ही है। बाकी अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं इनके बारे में। ठीक, तो यहाँ लिख लो इनकी कुछ अन्य रचनाएं, इस पे भी सवाल बनते हैं कई बारी। तो दूसरा आप इसमें लिख लीजिए,
मैथिली ग्रामर 1880 में, चूंकि ये बिहार में काम कर रहे थे तो मोस्टली इन्होंने वहाँ की जो स्थानीय भाषा है या जो वहाँ का स्थानीय एक तरीके से लोकगीत है उन पे काम किया, आसपास के इलाकों के बारे में। तो मैथिली ग्रामर, इस पे भी इन्होंने काम किया, और मैथिली ग्रामर को इन्होंने लिखा कब? 1880 में, 1880 में मैथिली ग्रामर लिखी गई। ठीक, एक दो और पुस्तकें जैसे नोट्स ऑफ तुलसीदास या कुछ और इस तरीके की चीजें भी इन्होंने, लल्लू लाल कृत बिहारी सतसई की भूमिका या टीका की भूमिका, ये सब रचनाएं भी लिखी हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, दो आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो है सुधाकर द्विवेदी के साथ मिलकर पद्मावत के बारे में भी इन्होंने लिखा, तो वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अब ये हो गई आपकी बात। अब हम आते हैं सीधे सीधे इनका जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है उसके ऊपर। ठीक है, अब हम उसके बाद बात करेंगे। साहित्य इतिहास ग्रंथ इन्होंने कौन सा लिखा? देखिए आपको मालूम ही है सबको नाम। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब इनका जो ग्रंथ है, इनका जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है वो कौन सा है? द मॉडर्न द मॉडर्न वर्नाकुलर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, देवनागरी में लिख रहे हैं तो इसको ऐसे लिख देते हैं, वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्लियर हुआ? ये इनका ग्रंथ है जो हमने बात की हुई है। कब आया ये ग्रंथ? 1888 ईस्वी में लिखा गया, ये भी हमें पता है, पहले से हमने पढ़ा हुआ है। 1888 ईस्वी में। इसकी भाषा क्या है? तो भाषा इसकी क्या है? अंग्रेजी है, इंग्लिश है। भाषा क्या है इसकी? इंग्लिश है, अंग्रेजी है। ठीक, इसके बाद ये पहली बार कब प्रकाशित हुआ ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आप ध्यान रखेंगे, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल, लिख लीजिएगा, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो पत्रिका है, इस पत्रिका में विशेषांक के रूप में पहली बार प्रकाशित हुआ। पत्रिका में विशेषांक के रूप में, स्पेशल एडिशन के रूप में इसको पहली बार प्रकाशित किया गया। क्लियर हुआ? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो पत्रिका निकालती थी, ठीक है, उसके विशेषांक के रूप में पहली बार प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल की तरफ से जो पत्रिका आती थी, उस पत्रिका के अंदर विशेषांक के रूप में, एक अतिरिक्त एडिशन के रूप में पहली बार इसको प्रकाशित किया गया। ये भी क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब देखो, इसको माना जाता है साहित्य इतिहास का, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का एक तरीके से प्रथम वास्तविक इतिहास ग्रंथ। इसको क्या माना जाता है? इसको इसको माना जाता है हिंदी साहित्य इतिहास का, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ। प्रथम वास्तविक ग्रंथ इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है देखते हैं। क्योंकि अभी तक देखो हमने जो बातें की वो सारी की सारी क्या थी? एक तरीके से वृत्त संग्रह के रूप में थी, क्योंकि उसमें क्या था? रचनाकार और रचनाओं के परिचय मात्र थे शामिल, है ना। उसमें कोई विश्लेषण नहीं था, कोई प्रवृत्ति मूलक विशेषताओं के बारे में चर्चा नहीं थी, उसमें किसी तरह का मूल्यांकन नहीं था, उसमें किसी तरह की तुलना नहीं थी कवियों में या उनके युग, जो हम कहते हैं ना कि भाई जो तीन का एक तरीके से इतिहास दर्शन है साहित्य के लेखन का, या हडसन का जो है उसको भी हम पढ़ेंगे अभी। तो जो इतिहास बोध है साहित्य इतिहास लेखन का, उसमें मुख्य रूप से विदेशी या पाश्चात्य दो चिंतक आते हैं, तेन और हडसन। तो तेन की तरफ से अगर आप देखोगे, जैसे रामचंद्र शुक्ल जो है वो तेन को मानने वालों में से है, और हडसन को जो है परंपरावादी जो इतिहास लेखक हैं जैसे अजय प्रसाद द्विवेदी वगैरह, वो लोग मानते हैं। तो आप देखोगे कि तेन की तरफ से माना जाता है कि भाई जो इतिहास लेखन होना चाहिए उसमें कम से कम कुछ नहीं तो जो जाति है, जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां हैं, और जो एक तरीके से हम कहें कि भाई भाषा तत्व हैं, उनके आधारों पर उसका वर्णन होना चाहिए। मुख्य रूप से तीन चीजों को तेन ने महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, एक तो जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा जो क्षण विशेष की परिस्थितियां हैं, मतलब कि इमीडिएट जो एक्सपीरियंसेस हैं।
ठीक है, उन क्षण विशेष के अंदर क्या किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके के अनुभव हो रहे हैं, इन चीज़ों को साहित्य इतिहास के मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए। और उसी में अगर आप देखोगे जो हडसन की पद्धति है, परंपरावादी पद्धति जिसको हम कहते हैं, विधेयवादी हो गई तेन की और परंपरावादी हो जाएगी हडसन की। इसमें मैं आपको अलग से पॉइंट लिखवा दूंगा, समझा दूंगा। तो हडसन मानते हैं कि भाई ये तीन के अलावा, यानी कि कौन कौन से तीन, जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा क्षण विशेष, इन तीन के अलावा उसमें और चीजें ऐड होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? तो उसमें परंपरा, परंपरा और रचनाकार का व्यक्तित्व, ये भी ऐड होना चाहिए। तो ये पांच चीजें हडसन ने जो बताई, इन चीजों के आधार पर अभी तक किसी भी हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ में वर्णन नहीं किया गया था। लेकिन पहली बार इन चीजों को शामिल किया जाना शुरू हुआ कहाँ पे? जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास लेखन में, जो कि है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसलिए इसको माना जाता है क्या? इसको माना जाता है पहला वास्तविक इतिहास ग्रंथ। ठीक है, उसके कारण में आप समझ सकते हो क्या कारण है। तो एक तो सबसे पहली बात, इसमें काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया। दूसरा, इसमें युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर मूल्यांकन और विश्लेषण का प्रयास किया गया। जो भी उस समय की युगीन स्थितियां थी, जो मैंने आपको बताया कि वातावरण के आधार पर, क्षण विशेष के आधार पर, ठीक है, इसमें विश्लेषण का या मूल्यांकन का प्रयास। दूसरा, रचनाकार और रचनाकारों का वर्णन काल क्रमानुसार किया गया। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसकी विशेषता क्या रही। ठीक है, तो शॉर्ट में आप लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। कई बार सवाल ऐसे भी पूछ देते हैं कॉन्सेप्चुअल, कि इनमें से कौन सा जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास लेखन के बारे में सही नहीं है या सही है, ऐसे करके। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे कि इसको हम प्रथम वास्तविक इतिहास ग्रंथ क्यों मान रहे हैं, इसके कारण क्या है देख लेते हैं। तो इसका पहला कारण तो ये हो गया, देखो कि इसमें काल क्रमानुसार वर्णन है कवियों का। अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सब में वर्ण अनुक्रम पद्धति पढ़ रहे थे, इसमें काल क्रमानुसार वर्णन है रचनाकारों का। दूसरी बात, या रचनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन, रचनाओं एवं रचनाकारों का काल क्रमानुसार वर्णन है। तो एक तरीके से काल क्रमानुसार वर्णन से क्या पता चलता है? तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में पता चलता है कि भाई एक समय में अगर सारे के सारे कवि एक जैसा लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय की स्थितियां ऐसी हैं जिसमें कि इस तरीके की रचनाएं लिखी जा रही। जैसे आप देखोगे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जो स्थिति है, उसमें 1936 के समय में चाहे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखेंगे, चाहे हम एक तरीके से मान लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं देखेंगे, लगभग लगभग एक जैसी प्रवृत्तियां दिखेंगी हमें। ठीक वैसे ही जैसे आप आदिकाल में देखोगे, ठीक है, रीतिकाल में देखोगे, भक्ति काल में देखोगे कि सारे के सारे कहीं ना कहीं भक्ति काल पे ही लिख रहे हैं, भक्ति के बारे में ही लिख रहे हैं। तो इससे पता चलता है काल क्रमानुसार लिखने से कि तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, उसके बारे में ज्यादा अच्छी समझ बनाई जाती है। तो एक तो ये कारण है। दूसरा दूसरा कारण है, देखो, युगीन परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन। युगीन परिस्थितियों युगीन परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन और विश्लेषण का प्रयास, मूल्यांकन और विश्लेषण का प्रयास किया गया इसमें पहली बार। आप लिख सकते हो इसको पॉइंट। तीसरी बात आप लिख सकते हो क्या? नामकरण और काल विभाजन का प्रयास, नामकरण और काल विभाजन का प्रयास। नामकरण और काल विभाजन हमने पढ़ा था इसका पहले ही, है ना? नामकरण और काल विभाजन का प्रयास इसमें किया गया। ठीक है, हालांकि मिश्र बंधुओं ने भी ये काम किया है, ऐसा नहीं है। नामकरण और काल विभाजन का प्रयास। इसके बाद अगर हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, इसमें आप अगर लिखना चाहो तो क्या लिख लोगे? ठीक है, हिंदी के कवियों को अलग रखा इन्होंने, है ना? पहली बार इन्होंने क्या किया, देखो, हिंदी के कवियों को जो दूसरी भाषाएं हैं, हिंदी के कवियों को अन्य भारतीय भाषाओं, हिंदी के कवियों को अन्य भारतीय भाषाओं जैसे उर्दू, ठीक है, हिंदी के कवियों अन्य भारतीय भाषाओं जैसे उर्दू संस्कृत आदि, जैसे उर्दू संस्कृत आदि से अलग रखा गया। हिंदी उर्दू संस्कृत आदि से अलग रखा गया। क्लियर हुआ? तो ये कुछ कारण है जिसके कारण से हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का इतिहास लेखन है हिंदी साहित्य का, वो जो है ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा वैज्ञानिक और ज्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं रियलिस्टिक फॉर्म में दिखाई देता है। और इसी को हम इसीलिए पहला वास्तविक इतिहास लेखन मान सकते हैं, इतिहास ग्रंथ मान सकते हैं हिंदी साहित्य के अंदर। क्लियर हुआ कंसेप्ट आपका ये? और इन्होंने कवियों को ना अंक देने की प्रणाली भी शुरू की। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, आप लिख सकते हो इसी में। 5वें नंबर पे आप लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कवियों को इन्होंने क्या किया? कवियों को इन्होंने तुलनात्मक दृष्टिकोण से अंक देने की प्रणाली, मतलब उनका रेटिंग करना स्टार्ट कर दिया एक तरीके से। कवियों को अंक देने की प्रणाली की शुरुआत,
अंक देने की प्रणाली की शुरुआत, ये मूल्यांकन का ही एक पक्ष हो जाता है। तो कवियों को अंक देने की प्रणाली की शुरुआत किसने की पूछा जाए तो क्या कहोगे? ग्रियर्सन ने। बहुत सारी इसमें बातें देखो आ गई आपको याद रखने वाली। ठीक है, अब इसमें कुल कितने कवियों की चर्चा की इन्होंने ये भी देख लीजिएगा फटाफट। ये लिख लिया आप लोगों ने? बता दीजिए जल्दी से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो देखो इसमें इन्होंने टोटल जो है आप देखोगे तो 952 यानी 952 कवियों के बारे में। पूर्वा सरकार इज सेइंग आई एम नॉट गेटिंग अपकमिंग क्लास अपडेट्स 15 जुलाई से लास्ट अपडेटेड। पूर्वा ये अपकमिंग, अच्छा ये एक कमेंट आई थिंक इंग्लिश के लिटरेचर की क्लास का होगा, है ना? वहाँ पे रिस्पॉन्स करो उनको कि अपकमिंग क्लास में ही अपडेट हो रही है डेली बेसिस पे लाइव क्लास। ठीक है, वो शायद रेगुलर बैच में 3 से 5 में आ रहे होंगे। चलिएगा, इसमें आप लिख लीजिए 952 कुल कितने कवियों की चर्चा है इसमें? कुल 952 कवियों की चर्चा है। 952 कवियों की चर्चा इसमें है। कुल 952 कवियों की चर्चा है इसमें, पहली बात। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें मौलिक रचनाएं दी गई जो आज तक मान्य है हिंदी साहित्य के मध्यकाल को अर्थात भक्ति काल को स्वर्णकाल। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। देखो इन्होंने हिंदी का जो भक्ति काल है, हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, इसको क्या नाम दिया? हिंदी साहित्य के भक्ति काल को। ये सवाल था मेरे से पहले ही दिन, किसका? आई थिंक संगीता आपका ना। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा है? देखो स्वर्ण काल कहा है। क्या कहा है? हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। ठीक है, और इसको स्वर्ण युग किसने कहा है? हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, और स्वर्ण युग किसने कहा है? कोई बताना चाहे तो बता सकता है। ठीक, इसके बाद इनका कुछ स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट। देखो इन्होंने इतिहास लेखन में वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया है अपने, है ना? उर्दू को विदेशी भाषा माना, ये इनकी सीमा है। तो आप लिख सकते हो, इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि भाई तुलसी जैसा कवि अब पैदा नहीं हो सकता। इन्होंने क्या लिखा कि तुलसी जैसा कवि पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता। इनका एक स्टेटमेंट देखो, याद कर लेना आप लोग, पूछता है ये बार बार, किसने कहा ये वाक्य, है ना? तुलसी जैसा कवि पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता, पुनः उत्पन्न नहीं हो सकता, ये किसने कहा? कई बार पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। और हिंदी का स्वर्ण काल किसने कहा है? भक्ति काल को, ये भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और स्वर्ण युग जो मैंने पूछा वो श्याम सुंदर दास ने कहा है। ठीक है, ध्यान रखना। और हिंदी साहित्य के भक्ति काल को या मध्य काल को भी लिख सकते हो आप इसको, है ना? भक्ति काल या मध्य काल भी लिख सकते हो। कई बार भक्ति काल की जगह क्या पूछ देगा? मध्य काल भी पूछ देगा, तब भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, भक्ति काल या मध्य काल, अगर मध्यकाल पूछता है तब भी। अब इसकी सीमाएं कुछ क्या है? देखो उर्दू को इन्होंने क्या माना? विदेशी भाषा। इनकी आलोचना कह लीजिए या सीमा कह लीजिए, लिमिटेशंस क्या क्या है? तो पहली लिमिटेशन हो जाएगी कि भाई इन्होंने क्या किया? उर्दू को विदेशी भाषा माना। एक लिमिटेशन ये हो जाएगी, उर्दू को विदेशी भाषा मानना पहली लिमिटेशन है। दूसरी बात लिख लीजिए इसमें आप, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, भक्ति आंदोलन को इन्होंने ईसाइयत का प्रभाव माना है। ठीक है, इन्होंने भक्ति आंदोलन को भारतीय परंपरा से उपजा हुआ आंदोलन नहीं माना, बल्कि इन्होंने भक्ति काल को क्या माना कि भक्ति काल पे जो है ईसाइयत का प्रभाव है। ठीक है, तो भक्ति काल को ईसाइयत के प्रभाव से उपजा हुआ माना है इन्होंने। तो ये एक आलोचना का विषय बनता है, क्योंकि ऐसा है नहीं, है ना? आप देखोगे कि साउथ इंडिया में, बेसिकली दक्षिणी भारत में, उसके पहले ही भक्ति काल का उद्भव देखने को मिलता है, और वही कहीं ना कहीं धीरे धीरे उत्तरी भारत में फैलता है। ऐसा प्रभाव, इस प्रभाव को ज्यादा स्वीकार किया जाता है। तो भक्ति काल को ईसाइयत का प्रभाव माना इन्होंने, ये इनकी आलोचना का पॉइंट बनता है। तो आप लिख सकते हैं भक्ति काल को ईसाइयत का प्रभाव मानना, एक पॉइंट ये। और क्या लिख सकते हो आप इसमें? इन्होंने बिहारी लाल को यूरोप के कवियों से भी श्रेष्ठ बताया। तो ये बिहारी लाल को यूरोप के कवियों से श्रेष्ठ बताना भी इनकी सीमा का एक पक्ष माना जाता है, क्योंकि
बिहारी लाल जो है रीतिकाल के कवि हैं, आप जानते हो, तो काफी चीजों में तो वो ठीक है। गागर में सागर भरने के क्रम में बात करें, संक्षिप्त दोहे में बहुत बड़ी बातें कहने की बात करें, तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो इनके काव्य हैं, बहुत सारी जो रचनाएं हैं बिहारी की, वो बिहारी की रचनाएं कहीं ना कहीं लोक मंगलवादी दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे, जो रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण है साहित्य की आलोचना का या साहित्य इतिहास लेखन का, तो वो उपयुक्त नहीं प्रतीत होती हैं, है ना। खासकर से दरबारी कविताएं, और खासकर से जो एक तरीके से भौतिक वर्णन नारियों का या नारी देह का, इस तरीके के दोहे बिहारी ने भी बहुत लिखे हैं। तो उस आधार पे बिहारी को यूरोप के कवियों से भी श्रेष्ठ मानना भी इनकी आलोचना का पॉइंट बनता है। तो आप लिख लीजिएगा, बिहारी को यूरोप के कवियों से श्रेष्ठ मानना। बिहारी मतलब बिहारी लाल, है ना। बिहारी को यूरोप के कवियों से श्रेष्ठ मानना। तो कला की दृष्टि से, मान लीजिए सामासिकता की दृष्टि से तो हैं वो, लेकिन अगर हम भाव पक्ष को ध्यान में रखेंगे तो वो ये बात कहना ठीक नहीं होगा। बिहारी को यूरोप की कवियों से श्रेष्ठ मानना, एक पॉइंट ये भी आएगा इसमें कहीं ना कहीं। तो ये सवाल आपको इस तरीके से भी याद रखना है कि भाई बिहारी लाल को यूरोप के कवियों से भी श्रेष्ठ किसने माना है, या किस इतिहास लेखक ने स्वीकार किया है। तो आप ध्यान से कहेंगे आंसर इसका जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना। और विद्यापति की रचनाओं को इन्होंने भक्तिपरक रचनाएं बताया है, ये भी आलोचना का पॉइंट है इनका। बाकी ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे अलग से ऐड कर सकते हो, देखो मैं लिखवा देता हूँ आपको, यहाँ पे लिख लीजिए आप, ठीक है। एक अलग से लास्ट पॉइंट लिख लीजिए आज की क्लास का, क्या लिख लीजिए? ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास का, ग्रियर्सन के ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास का, साहित्य इतिहास का हिंदी अनुवाद पूछ सकता है ये, क्योंकि अंग्रेजी में रचना लिखी गई थी ये। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास का हिंदी अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने, किसने करवाया? किशोरीलाल गुप्त ने, ठीक है। किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में, कब किया? गुप्त ने 1957 ईस्वी में, लिख लीजिएगा 1957 ईस्वी में। नाम क्या रखा इन्होंने? तो इन्होंने रचना का नाम रखा एक तरीके से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया, प्रथम इतिहास के नाम से किया। आई बात समझ में? तो देखो आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिए विशेष 20 अलग अलग हमने इतिहास ग्रंथ पढ़ लिए, ठीक है। 20 इतिहास ग्रंथ आपको याद करके रखने हैं, ये वाले भी जैसे आपने पीछे के किए हुए हैं। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ लिया, हमने डिटेल में बात कर ली फिर से एक तरीके से, जो गारसाद तासी के द्वारा लिखा गया इतिहास लेखन है उसके बारे में हमने बात कर ली। करीमुद्दीन, मौलवी करीमुद्दीन के इतिहास लेखन के बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद एक तरीके से शिव सिंह सेंगर सरोज के इतिहास लेखन के बारे में, और हमने बात कर ली उसके बाद किसके बारे में? हमने बात कर ली डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास लेखन के बारे में। अगली क्लास में हम करेंगे आगे, आगे में मतलब मिश्र बंधु आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और उसके आगे बढ़ते हुए फिर धीरे धीरे हम लोग जो है जो दूसरे राम कुमार वर्मा हो गए, गणपत चंद्र गुप्त हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, ठीक है। इन सबके द्वारा जो इतिहास लेखन है, रमाशंकर शुक्ल रसाल की पुस्तक है, जो मैंने आपको पुस्तकें लिखवाई हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में डिटेल में हम थोड़ा थोड़ा बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको आई होप अच्छी लगी होगी। बाकी अगली क्लास में और भी चीजें कवर करेंगे।